आप सभी को नमस्कार। आज रामनवमी है, यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 6 अप्रैल 2025। आज ही के दिन प्रभु श्री राम का जन्म इस धरती पर हुआ था। यूं तो ज्योतिषविदों का यह मानना है कि प्रभु श्री राम का जन्म आज से कोई 8,80,000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में हुआ था। वर्तमान गणनाकार जब प्रभु श्री राम के जन्म के समय के ग्रह और नक्षत्रों की स्थितियों को वर्तमान सॉफ्टवेयर्स में डालते हैं तो उन्हें प्रभु श्री राम के जन्म की तिथि 5114 ईसा पूर्व मिलती है, यानी आज से कोई 7,139 वर्ष पूर्व। बहरहाल प्रभु श्री राम के जन्म के काल और समय पर कोई प्रश्न हो सकते हैं, कुछ संशय हो सकते हैं, पर प्रभु श्री राम की महिमा के ऊपर पूरे भारतवर्ष में किसी को भी कोई संशय नहीं है। और प्रभु श्री राम की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण यदि आपको देखना है तो उसे आप आसानी से वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में देख सकते हैं। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसने प्रभु श्री राम के नाम को आत्मसात किया, प्रभु श्री राम को अपनी राजनीति का अभिन्न अंग बनाया और आज वो भारतीय राजनीति का सिरमौर बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। और ये अद्भुत संयोग ही है कि आज रामनवमी के दिन ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। तो क्या है भाजपा का इतिहास और कैसे प्रभु श्री राम के नाम ने भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीतिक वैतरणी से पार लगाया, हम जानेंगे। कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर 1951 से, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने ही प्रधानमंत्री की कश्मीर नीति और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों का विरोध करते हुए त्यागपत्र देते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ के नाम की एक पार्टी बनाते हैं। भारतीय जनसंघ के मुद्दे बहुत स्पष्ट रहे थे। वो हिंदुत्ववादी थी, वो मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध करती थी और सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति का विरोध करती थी, धारा 370 का विरोध करती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और यह नारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगस्त 2019 तक, यानी कि जब तक धारा 370 हटाई नहीं गई तब तक लगाते रहे। नेहरू की कश्मीर नीति के विरोध में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 11 मई 1953 को कश्मीर की ओर बढ़ते हैं। उस समय यह नियम था कि कश्मीर में जाने के लिए आपको भारत की सरकार की अनुमति लेनी होगी, पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विरोध तो यही था कि वो कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग मानते थे और वो कहते थे भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और इसलिए बिना अनुमति के ही वो कश्मीर की ओर बढ़ चले। उन्हें तब की शेख अब्दुल्ला सरकार ने, जो कश्मीर पर शासनरत थे, गिरफ्तार कर लिया। एक महीने में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने लगी और उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु संदेहास्पद थी। उनकी मृत्यु की जांच की कई मांगे की गई, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया, यह कहकर कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हृदयाघात से हुई है और इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी जोगमाया देवी ने नेहरू जी से लिखित में यह गुहार लगाई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु की जांच होनी चाहिए, पर नेहरू जी ने इसे भी नकार दिया। सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यह कहा था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु नेहरू की साजिश थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर किताब लिखने वाले राइटर एससी दत्ता ने तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्या तक के आरोप लगाए हैं। बहरहाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु और उसके कारण भारतीय राजनीति के अनसुलझे रहस्यों में
एक और पृष्ठ बन जाते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीतियों का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ ऐसा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद भारतीय जनसंघ की कमान संभालते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। वो जमीन पर काम शुरू करते हैं और जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में लड़े हुए चुनावों में भारतीय जनसंघ को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, पंडित दीनदयाल के नेतृत्व में सन 1967 आते आते भारतीय जनसंघ की लोकसभा में 35 सीटें हो गई और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में गठबंधन की राज्य सरकारें भी हो गई। यह पहला अवसर था जब जनसंघ किसी सरकार में शामिल हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नीतियों का पिता कहा जाता है। एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे कई विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी को दिए। लेकिन 11 फरवरी सन 1968 को जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से पटना की ओर जा रहे थे, तब मुगल सराय में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। हत्या के आरोप लगाए जाते हैं, जांच होती है, सीबीआई जांच होती है, 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए जाते हैं, पर वो सिर्फ चोरी के इल्जाम के साथ बरी हो जाते हैं। एक आयोग बनाया जाता है, पर आयोग भी अपनी जांच में किसी स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुंचता और ठीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु भी भारतीय राजनीति के अनसुलझे रहस्यों में एक और पृष्ठ बन जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद भारतीय जनसंघ की कमान उनके सचिव अटल बिहारी वाजपेयी संभालते हैं और जनसंघ के कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। इसी दौरान सन 1975 में इंदिरा गांधी भारत में इमरजेंसी लगा देती है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और खुद इंदिरा गांधी का विरोध करने के कारण जनसंघ के हजार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेलों में ठूस दिया जाता है। यह लड़ाई लंबी चलती है और इंदिरा गांधी से लड़ने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होकर जनता पार्टी बनाते हैं, जिसमें भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस ओ और राष्ट्रीय लोक दल थे। यह संगठन जनता पार्टी के नाम से जाना गया और 1977 के आम चुनावों में इसने शानदार विजय हासिल की। जनता पार्टी की सीटों में से सबसे अधिक सीटें भारतीय जनसंघ ने जीती थी, जो 93 थी। उस समय की लोकसभा का कुल 31% सीट शेयर भारतीय जनसंघ के पास था। जनता पार्टी मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बनाती है और जनसंघ के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को भारत सरकार में विदेश मंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन जनता पार्टी कई दलों से मिलकर बना था। सबकी विचारधारा अलग थी, सबकी सोच अलग थी और सबकी महत्वाकांक्षाएं भी अलग थी। भारतीय जनसंघ एक हिंदुत्ववादी संगठन था, या कम से कम उसकी छवि हिंदुत्ववाद की थी। इस पर आपत्ति करते हुए, दोहरी सदस्यता का विरोध करते हुए जनता पार्टी का एक धड़ा जनता पार्टी से अलग होकर जनता पार्टी सेकुलर बना लेता है, जिसके कारण जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और देश में फिर से चुनाव होते हैं। 1980 में हुए आम चुनावों में जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहता है और उसे सिर्फ 31 सीटें मिलती हैं। अपनी हार की समीक्षा के लिए अप्रैल 1980 में जनता पार्टी अपनी कार्य समिति की एक बैठक बुलाती है और यह तय करती है कि भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को अपनी दोहरी सदस्यता को त्यागना होगा। या तो वो जनता पार्टी के विचारों के साथ जनता पार्टी में शामिल हो जाए
अन्यथा जनता पार्टी से अलग हो जाए। इस मुद्दे पर विचार के लिए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनसंघ एक बैठक करता है और उस बैठक में यह तय किया जाता है कि भारतीय जनसंघ अब एक नए दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय राजनीति में आगे बढ़ेगा और अपनी दिशा तय करेगा। और इस प्रकार भारतीय राजनीति के वर्तमान में सबसे बड़े दल का जन्म होता है, भारतीय जनता पार्टी का जन्म होता है। लेकिन शुरुआत के दौर में भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट नहीं थी। उसकी विचारधारा हिंदुत्ववाद और गांधीवाद के बीच झूल रही थी। इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और 1984 में हुए आम चुनावों के समय जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्पष्ट नहीं थी और पूरे देश में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनाव आसान नहीं थे और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिलती हैं। बहरहाल अब यह समय था जब भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा तय करती है और उसे हिंदुत्ववाद की ओर मोड़ती है। यह वही समय था जब विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू करता है इस मांग के साथ कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी वीएचपी के इस आंदोलन को समर्थन देती है और अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में इस मांग को शामिल करती है, जिसका उन्हें लाभ भी मिलता है। 1989 में होने वाले आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 96 सीटें मिलती हैं और वो वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देते हैं। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में एक रथ यात्रा शुरू करते हैं जो सोमनाथ से अयोध्या की ओर जाने वाली थी। इस रथ यात्रा का मकसद यह था कि हिंदुत्व के नाम पर और राम मंदिर के आंदोलन के नाम पर हिंदू समाज को अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित किया जाए, संगठित किया जाए। यह यात्रा शुरू होती है, अयोध्या में लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है, राम भक्त इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तत्कालीन सरकार के लिए एक बड़ी समस्या होती है। बहरहाल इस रथ यात्रा को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रोकते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन अयोध्या में राम भक्तों के जुटने में कोई कमी नहीं आती है। वहां पे भक्त ऐसे ही जुटते जाते हैं जैसे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी के पहले जुट रहे थे। तब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सभी रास्तों को बंद कर देते हैं और अयोध्या में घुसने पर पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन राम भक्तों की संख्या में फिर भी कमी नहीं आती है और अंत में वही होता है जिसका डर था। सुरक्षा बलों और राम भक्तों के बीच संघर्ष होता है जिसमें राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और दर्जनों की संख्या में राम भक्त मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़ा 36 का होता है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि सरयू लाशों से पट गई थी, सरयू का जल लाल हो गया था और प्रशासन ट्रैक्टरों में भर भर के लाशें हटा रहा था। बहरहाल आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में अयोध्या में एक रैली बुलाई जाती है जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी समेत बड़े बड़े साधु संत शामिल होते हैं। लाखों की भीड़ अचानक अनियंत्रित हो जाती है और विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगती है। कुछ ही मिनटों में, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यह भीड़ बाबरी ढांचे पर चढ़ जाती है और उसे ध्वस्त कर देती है। इन दृश्यों को देखकर पूरे देश में तनाव फैल जाता है, दंगे होते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया जाता है और वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के इस मुद्दे के साथ भारतीय राजनीति में खुद को बहुत मजबूत कर चुकी थी। इसके बाद होने वाले चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छी संख्या में सीटें जीतती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, क्रमशः 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए और फिर अंततः 1999 से लेकर 2004 तक 5 वर्षों के लिए। 3 बार में सिर्फ 1 बार ऐसा होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाती है। लेकिन इस कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ उल्लेखनीय कार्य करते हैं, जैसे परमाणु बम का परीक्षण, 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना और स्कूल चलो मिशन, जिसके अंतर्गत हर गांव में प्राइमरी स्कूल बनाए जाते हैं। इन अच्छे कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 2004 के चुनावों में वो कांग्रेस से पिछड़ जाती है। कांग्रेस अपना एक अलायंस बनाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, और कांग्रेस के नेतृत्व में ये सरकार बनती भी है और चलती भी है। वहीं दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 2004 के साथ ही 2009 में भी चुनाव हार जाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के मुद्दे के साथ, राम मंदिर के मुद्दे के साथ तो अडिग थी, लेकिन एक कमी खल रही थी, किसी ऐसे चेहरे की जो विकास की गारंटी दे सके। तभी अपने गुजरात मॉडल के साथ नरेंद्र मोदी परिदृश्य में आते हैं और तेजी से पूरे भारत में अपने प्रति समर्थन जुटाते हैं। यह वो दौर था जब कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर जूझ रही थी। नरेंद्र मोदी को इसका लाभ मिलता है, वो चुनाव लड़ते हैं और 2013 में एनडीए उन्हें संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता है। 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 282 सीटें लेकर आती है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई। ये सब कुछ अगर आप गौर से देखें तो राम नाम की महिमा का प्रभाव है। राम नाम को भारतीय जनता पार्टी ने जब आत्मसात किया तब से लेकर अभी तक छोड़ा नहीं है। और ये राम नाम का प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। 2020 में अगस्त के महीने में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाती है और 2024 में जनवरी के महीने में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आज राम मंदिर बनकर तैयार है, रोजाना लाखों भक्त वहां दर्शन करते हैं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम एक शक्ति है जो जातियों में बटे हिंदू समाज को राजनीतिक रूप से भी जोड़ती है। वो उन्हें एक दिशा में आगे बढ़ाती है और ये तय करती है कि भारत की राजनीतिक सत्ता की सीढ़ी राम नाम से होकर ही गुजरेगी। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई हों तो इसे आप अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।